हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 19 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 20th चैप्टर जो है वो करेंगे, जिसका नाम है एडवर्ब। ठीक है, आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। एडजेक्टिव से क्वेश्चंस पूछना थोड़ा कम कर दिया है एसएससी ने, खासकर एडवर्ब से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं तो भी ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इस बुक को ज़रूर कंप्लीट करें, अच्छे से कर लें, फिर अपने आप आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आपको इंग्लिश बोलने का, और आगे चल के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है एडवर्ब, सबसे पहले हम ये देखेंगे। हालांकि आपको इतना तो पता ही होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है, ओके, तो देख लेते हैं। एडवर्ब वह शब्द है जो क्रिया को क्वालिफाई करता है, विशेषण को क्वालिफाई करता है यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और अपने आप को भी क्वालिफाई करता है यानी कि एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई करता है यानी कि एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो आपको पता चल गया होगा, और आगे भी देखो, अभी एग्जाम्पल्स बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं किस किस को और क्वालिफाई करता है। ये देखो नीचे, प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को भी करता है। ठीक है, एक वाक्य को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। सामान्यतः नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करते हैं। नीचे वाला ये सेंटेंस है, मैं पढ़ रही हूँ जो, एक सेकेंड यार, ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, इसमें बोल रहे हैं सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करते हैं, किंतु कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब्स हैं ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट। ठीक है, सॉरी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीन में मैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ऊपर से स्टार्टिंग से एग्जाम्पल्स के साथ क्रिया को कैसे कर रहा है ये क्वालिफाई। देखो, ही वर्क्स हार्ड, देख रहे हो, तो आप देख रहे हो ही वर्क्स हार्ड यानी कि ये वर्ब है, और ये हार्ड, हार्ड क्या है आपका एडवर्ब है, ये क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये देखो ही इज़ वेरी गुड, तो यहाँ पर आप देख रहे हो गुड तो आपको पता ही है एडजेक्टिव है, लेकिन उसके पहले जो आता है, जो एडजेक्टिव के पहले आता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। वेरी क्या है आपका एडवर्ब है। ही इज़ वेरी गुड, गुड आपका एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव से पहले आएगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, वो आपका एडवर्ब है यानी कि वेरी आपका एडवर्ब है। ठीक है, क्रिया विशेषण को क्वालिफाई करता है यानी कि एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई करता है। जैसे कि देखो, शी वर्क्स वेरी हार्ड, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है ना हार्ड, यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, अगर एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना वेरी, ये एडवर्ब, ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो हार्ड क्या है आपको अभी हमने यहाँ देखा ना, हार्ड क्या होता है आपका एडवर्ब होता है। तो जब लास्ट में आपके मतलब क्रिया के बाद आता है तो वो क्या बन जाता है आपका एडवर्ब बन जाता है हार्ड। लेकिन हार्ड से पहले कुछ आ गया यानी कि एडवर्ब से पहले भी कुछ आ गया वेरी, तो ये भी आपका एडवर्ब ही होगा। ठीक है, तो वेरी भी आपका एडवर्ब है, और ये हार्ड भी आपका एडवर्ब है। यहाँ पर सिंपली ये बताया गया कि एडवर्ब भी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो एडवर्ब से पहले भी एडवर्ब आ सकता है, क्योंकि एरर डिटेक्शन में आपको देखना होता है ना क्या गलती है क्या नहीं, तो यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो आगे देख लेते हैं, प्रेपोजिशन को कैसे क्वालिफाई करता है। देखो, द हेलीकॉप्टर हार्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, द हेलीकॉप्टर हावर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। तो यहाँ पर देख रहे हो, ओवर क्या है आपका प्रेपोजिशन है, इसके पहले कुछ आ गया एग्जैक्टली आपको पता ही होगा, एल वाई वाले जितने भी वर्ड होते हैं 99% क्या होते हैं एडवर्ब ही होते हैं, जिनके लास्ट में एल वाई आता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि एडवर्ब है, एल वाई आ गया तो एग्जैक्टली। लेकिन उसके बाद देख रहे हो आप यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। ओवर क्या है प्रेपोजिशन है, हम लोग प्रेपोजिशन कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के पहले अगर एडवर्ब आ रहा है तो वो प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। इस सेंटेंस में बोला गया है द हेलीकॉप्टर हावर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस, यानी कि हेलीकॉप्टर जो था वो उसके घर के ऊपर ही आसपास जो है घूम रहा था, आगे पीछे घूम रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो यही बताना था इसमें।
तो देखा आपने, प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई कर रहा है, एग्जैक्टली आपके प्रेपोजिशन के पहले आ रहा है। वैसे ही सेम कंजंक्शन, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है। कैसे? ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज शी हैज़ अ क्लियर कंसाइंस। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेंटेंस का मतलब बिल्कुल भूल जाओ, आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर एडवर्ब जो है कंजंक्शन को कैसे क्वालिफाई कर रहा है। सिंपली देखो, मैंने आपको क्या बोला, LY वाले वर्ड्स जो होते हैं वो क्या है आपके एडवर्ब हैं। ये आपको पता चल गया कि सिंपली क्या है, एडवर्ब है। पर ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? बिकॉज को, और बिकॉज क्या होता है? कंजंक्शन है, तो ये कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, आपको प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। देखो जैसे पूरा सेंटेंस है, नो वन वॉज हर्ट, इसके पहले आ रहा है फॉर्चुनेटली, LY से आपको पता लग गया ये एडवर्ब है। फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस के पहले एक पूरा एडवर्ब आ रहा है, यानी कि ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप ये भी प्रूव हो गया। अब देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम यही देख रहे हैं कि किस किस को क्वालिफाई करता है आपका, मतलब किस किस से पहले आ सकता है आपका एडवर्ब। ठीक है, देखो समान्यता, नॉर्मली क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करते हैं। किंतु कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। आपको पता होना चाहिए कि नाउन और प्रोनाउन को सिर्फ और सिर्फ कौन क्वालिफाई करते हैं? एडजेक्टिव्स करते हैं, विशेषण करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हर चीज़ में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो कि एडवर्ब भी हैं कुछ ऐसे जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, जैसे ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर एडवर्ब जो है नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। वैसे नाउन या प्रोनाउन को हमेशा क्या कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव ही करता है। देखो यहाँ पर इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएगा। देखो, ओनली आई नो द ट्रूथ, तो ओनली क्या है आपका? LY आ गया ना, आप समझ गए होगे एडवर्ब है। ओनली क्या है आपका? एडवर्ब है। और ये यहाँ पर देख रहे हो आई क्या है आपका? प्रोनाउन है। तो देख रहे हो ओनली आई नो द ट्रूथ, तो ये प्रूव हो गया कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर प्रोनाउन और नाउन को भी एडवर्ब जो है क्वालिफाई करता है। दूसरा एग्जाम्पल आप नाउन का भी देख लो, ओनली रोहित कैन हेल्प यू। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं अब हम देखते हैं। एडवर्ब जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल एडवर्ब देखते हैं। सिंपल एडवर्ब के द्वारा समय, जो सिंपल एडवर्ब होते हैं उसके द्वारा हम टाइम, प्लेस, नंबर और फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीज़न, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन, ठीक है, यानी कि स्वीकृति एंड निषेध, अब बाकी आप देख लेना हिंदी में अगर आपको पढ़ना हो तो, का बोध होता है। सिंपल एडवर्ब में हम ये सब पढ़ते हैं, टाइम, प्लेस, नंबर, फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीज़न, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं आगे देख लेते हैं इसके बारे में। ये 7 प्रकार के होते हैं। अब देखो जो सिंपल एडवर्ब है ना, ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर, इसके बारे में देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ, ये कार्य होने का तरीका बताता है। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ना, वो पूरा मैनर बताएगा, एक तरीका बताएगा कार्य होने का। जैसे कि ही वर्क्स ऑनेस्टली, ही वॉक्स स्लोली। तो बेसिकली, हालांकि मैं आपको ये बता दूं, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये जो एडवर्ब है ये कौन सा है, बट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये काम आएगा आपके। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके ये काम आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये सब चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कितने टाइप है, कौन कौन से टाइप हैं। हाँ, हालांकि आपको टाइप्स पता होने चाहिए, बट कौन कौन से टाइप्स हैं पूरा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी चीज़ें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बार बार रिवाइज करना है बस। नेक्स्ट देखो, जैसे कि यहाँ पर रिमेंबर, ये आपको नोट करने वाली बात है। एडजेक्टिव से बनने वाले एडवर्ब्स जिनके अंत में LY होता है नॉर्मली एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। देखो, जिनके लास्ट में LY होता है एडजेक्टिव से बने हैं। आपको अगर पहचानना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर कौन से होते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि वो एक तो वो आपके जो है एडजेक्टिव से बने होंगे। ठीक है, एडजेक्टिव से बने होंगे और लास्ट में उनके क्या होगा? LY होगा। ठीक है, जैसे कि देखो ऑनेस्ट क्या है आपका? एडजेक्टिव है, LY लग गया, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ, ये कौन सा एडवर्ब है आपका? एडवर्ब ऑफ मैनर। स्लो क्या है आपका? एडजेक्टिव है, LY लग गया,
तो दोनों यानी कि एडजेक्टिव से बना होगा और दूसरा लास्ट में एलवाई होगा, वो क्या होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, देखो एडजेक्टिव एडवर्ब, स्लो स्लोली, ग्लैड ग्लैडली, ऑनेस्ट ऑनेस्टली। सिंपल है ये तो खाली, है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर का आप रूल समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो माइजर, निगार्ड, कावार्ड ऐसे नाउन्स हैं जिनके एडजेक्टिव फॉर्म्स को हम एडवर्ब फॉर्म मानने की गलती कर बैठते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। जो हमारे माइजर है, निगार्ड है, कावर्ड है, ये एक ऐसे नाउन होते हैं जिनके हम एडजेक्टिव को, जो इनकी एडजेक्टिव फॉर्म्स होती है उनको हम एडवर्ब मान लेते हैं। जैसे कि देखो कावर्ड, अब देखो मैंने क्या बोला था आपको, 99% जो होंगे वर्ड जिनके लास्ट में एल वाई आएगा वो आपके क्या होंगे एडवर्ब होंगे, लेकिन 99%। 1% केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पर एल वाई होगा बट वो आपके एडवर्ब नहीं होंगे। तो देखो यही यहाँ पर मिस्टेक करते हैं हम। किसके साथ? आपको यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस ज़रूर देखने हैं, जहाँ पर नोट कराए ना करने वाली बात आ जाए उसको बहुत अच्छे से करना है। देखो माइजर, निगार्ड, कावर्ड, देखो यहाँ पर कावर्ड है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है कावर्डली, और अगर हम एडवर्ब फॉर्म देखें इन अ कावर्डली मैनर। ठीक है, एडवर्ब इसका ऐसे बनेगा निगार्ड, निगार्डली, और अगर इसका हमें एडवर्ब बनाना है तो हम बोलेंगे इन अ निगार्डली मैनर। तो आप देख रहे हो लास्ट में एल वाई आ रहा है, माइजर माइजरली, स्कॉलर स्कॉलरली, सो ऑन। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, कि ये कुछ ऐसे केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, आपको याद रखना है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ये एडवर्ब नहीं है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ये इतना ब्लर क्यों आ रहा है पेज, डैम। एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ, सो दैट एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं, वो देखना पड़ेगा। कोई नहीं, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। ये पता नहीं इतना ब्लर कैसे क्लिक हो गया मेरी पीडीएफ में। एक सेकेंड, नीचे दिए गए उदाहरण देखें। ही इज़ माइजर, माइजर नाउन है इसलिए माइजर के पहले आ का प्रयोग करें। ही इज़ अ माइजर। ही इज़ अ माइजर मैन, मैन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव माइजरली होगा। देखो अगर नाउन के पहले माइजर आ गया ना तो माइजरली लगेगा, माइजरली मैन। तो इसीलिए आपको ये 3-4 सेंटेंस वर्ड्स जो हैं पता होने चाहिए जो आपका एडजेक्टिव का काम करते हैं, जिनके लास्ट में एल वाई लगता है। क्योंकि एग्जाम में हम सोच लेते हैं कि ये तो एल वाई है तो ये तो इसके पहले नहीं आएगा और ये गलत लिखा हुआ है। देखो ही इज़ अ माइजरली मैन, ही बिहेव्ड माइजरली। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, बिहेव्ड वर्ब है, क्रिया की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव जो है माइजरली नहीं बल्कि एडवर्ब इन अ माइजरली मैनर। क्योंकि क्रिया की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा, ना कि एडजेक्टिव बताएगा। ठीक है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? इन अ माइजरली मैनर। ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, सॉरी ऐसे आएगा ये सेंटेंस, ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। अब देखो कुछ नोटिस करने वाली बातें देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा ब्लर लग रहा होगा लेकिन मैं समझा रही हूँ तो आप सुन लेना ध्यान से। कुछ शब्द एक ही रूप, एक ही फॉर्म में एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं यानी कि यहाँ पर कि जो एडवर्ब में भी बिल्कुल वैसे यूज़ होंगे और एडजेक्टिव में भी बिल्कुल वैसे ही यूज़ होंगे। जैसे कि फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, डायरेक्ट, हार्ड, लेट, हाई, सेफ एंड क्वाइट। आपको आई होप ये मेरी आवाज़ आ रही होगी, आप नोट कर लेना। तो ये जो हैं आपके, ये एडवर्ब का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों हैं। देखो कैसे, एक सेकेंड। देखो एडवर्ब, ही वर्क्स हार्ड, ही इज़ अ हार्ड टास्क, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, दिस इज़ अ हार्ड टास्क। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। ही वेक्स अप अर्ली, ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट। तो आपको पता है ना एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन से पहले आता है, तो यहाँ पे नाउन से पहले आ रहा है सब, है ना। रन फास्ट, जो रन फास्ट, क्योंकि ये किसके बाद आ रहे हैं? वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के बाद आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है, रन फास्ट, ही वेटेड लॉन्ग फॉर मी, कम नियर। देखो यहाँ पे क्या बोलेगा? ही इज़ अ फास्ट रनर, ही वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, ही इज़ ऑफ माई नियर रिलेशन। तो आप देख रहे हो, कम नियर, ही इज़ ऑफ माई नियर रिलेशन।
तो यहाँ पर देख रहे हो एडजेक्टिव का भी काम कर रहे हैं ये शब्द और एडवर्ब का भी, दोनों सेम मैनर में ही काम कर रहे हैं। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी होती है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। बाकी चीज़ें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होती हैं, बट जो नोट करना है, रिमेंबर करना है, वो सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी आप नोट्स ये बुक खरीदोगे ना और आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इन्हीं चीज़ों पर मार्क करना सबसे ज़्यादा। किंतु कुछ एडवर्ब्स के दो रूपों का अर्थ भिन्न होता है, जैसे कि लेट और लेटली, दोनों का मतलब अलग होगा। लेट का मतलब है देर से, लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, मतलब अभी रिसेंट ही कुछ हुआ है ना, लेटली हाल फिलहाल। जैसे कि आई हैवंट सीन अकीला लेटली, मैंने अभी हाल फिलहाल मतलब कि रिसेंटली अकीला को नहीं देखा है। ही केम लेट फॉर द मीटिंग, वो मीटिंग में लेट आया, मीटिंग के लिए लेट आया या मीटिंग में लेट आया। तो आप देख रहे हो लेट मतलब देर से, लेटली मतलब हाल फिलहाल। जैसे हार्ड और हार्डली, हार्ड मतलब होता है मेहनत से और हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। हार्ड मतलब मेहनत से और हार्डली जैसे कि हम बोलते हैं ना हार्ड वर्क, मेहनत का काम, और हार्डली मतलब मुश्किल से। जैसे कि शी वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट, नहीं, शी वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, ये आपका इडियम है। ही हार्डली डज एनी वर्क, ठीक है, मुश्किल से ही कोई काम करता है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको हिंदी मतलब नहीं बताया ना। शी वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपना टारगेट अचीव करने के लिए, अपनी जो भी आपकी एक होता है ना, हर किसी का अपना टारगेट होता है। ऐसे कोई इंसान 2 रोटी कमाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए कमाने के लिए अपनी मेहनत करता है, कोई अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मेहनत कर रहा है, जैसे कि हम लोग करते हैं, और सबके अपने अपने टारगेट होते हैं, ठीक है, वही इसका मतलब है। देखो फ्री और फ्रीली, फ्री मतलब होता है मुफ्त में, हम बोलते हैं ना ये फ्री है, मुफ्त में है। एक होता है फ्रीली, फ्रीली होता है स्वतंत्रता से, एकदम आज़ादी से। जैसे कि वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, हम पूरे इंडिया में आराम से फ्रीली स्वतंत्रता से घूम सकते हैं, है ना, कहीं भी जा सकते हैं। राइड्स आर प्रोवाइडेड फ्री इन दिस वाटर पार्क, जो राइड्स हैं वाटर पार्क में वो फ्री हैं, ठीक है, इस वाटर पार्क में जो राइड्स हैं वो फ्री हैं, तो मुफ्त में है मतलब, है ना। लाउडली एंड अलाउड एडवर्ब्स हैं लेकिन अर्थ में भिन्न हैं, ठीक है। लाउडली और अलाउड क्या है, एडवर्ब्स है, लेकिन इन दोनों का ही मतलब अलग है। जैसे अलाउड का अर्थ है इतना तेज़ आवाज़ ताकि वक्ता ऑडिबल हो, ठीक है। अलाउड मतलब कि इतनी आवाज़ तो होगी, आवाज़ लोगों को सुनाई दे, परंतु लाउडली क्या होता है, विद अ लॉट ऑफ नॉइज़। तो वैसे तो आपको भी ये मतलब पता ही चल गया होगा, अलाउड मतलब कि थोड़ा तेज़ बोलो जिससे कि हमें सुनाई दे जाए, और लाउडली मतलब इतना तेज़ कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है ना, नॉइज़ हो रहा है वहाँ पे। तो यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों ही एडवर्ब हैं, ये भी याद रखना है आपको, लाउडली भी और अलाउड भी। देखो एडवर्ब ऑफ टाइम, हमने एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम शोज व्हेन, ये बताता है कि ये कार्य होने का समय बताता है। जैसे कि आई केम लेट, मैं लेट आया। समय दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब निम्नलिखित हैं, आफ्टर, अगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो, ये सभी क्या बताते हैं, समय दर्शाते हैं। जैसे कि एडवर्ब, ठीक है, तो ये सिंपल सा छोटा सा था आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। पता नहीं मेरी जो टंग है बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं स्टैमरिंग हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फंबल करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो उसके लिए प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो देखो ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ना, ये बहुत ही छोटा सा था, आपने देख लिया। जैसे कि आफ्टर, अगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो, ये आपका टाइम बताते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर, तो प्लेस से पता लग रहा है ये स्थान बताता है आपका। आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, तो मैं उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाई। तो एनीवेयर क्या है आपका एडवर्ब है। स्थान दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब कौन कौन से हैं, हेयर, देयर, इन, आउट, है ना, इन आउट भी हो जाएगा, अप, डाउन, विद इन, अबव, बिलो, ये सभी क्या हैं आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्या बताते हैं आपके, हाउ ऑफन, कितनी बार, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कितनी बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर शोज, और नंबर शोज हाउ ऑफन, कितनी बार ये कार्य के होने की फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति बताता है। जैसे कि शी सेल्डम गोज देयर, वो अक्सर वहाँ जाती है, और शी ऑफन कम्स टू मीट मी, वो अक्सर मुझसे मिलने आती है, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पर बोला है शी सेल्डम गोज देयर, तो इसका मतलब होता है वो कभी कभार मुझसे मिलने आती है, और शी ऑफन कम्स टू मीट मी मतलब वो अक्सर मुझसे मिलने आती है। तो यहाँ पर सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। मैंने एक बार चेक कर लिया, कुछ कभी मैं कुछ गलत ना बता दूँ आप लोगों को। अब देखते हैं, फ्रीक्वेंसी को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब निम्नलिखित हैं। जो कौन कौन से हैं, जैसे कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑलवेज, सेल्डम, ओफन, फ्रिक्वेंटली, ये सभी आपको क्या बताते हैं, ये सभी क्या हैं आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री ये क्या बताता है आपको, एडवर्ब ऑफ डिग्री शोज हाउ मच, यानी कि परिमाण दिखाता है, ये बताता है कि कितना अधिक हुआ या कितना कम हुआ कोई भी कार्य। ठीक है, जैसे कि दिस द वर्क इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, और जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट है। और आई एम क्वाइट वेल, मैं लगभग ठीक हूँ। तो ये इसलिए हम क्वाइट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि डिग्री को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब्स कौन से हैं, हर किसी के यहाँ पे एडवर्ब बताए हुए हैं कि डिग्री वाले कौन से हैं, प्लेस वाले कौन से हैं। तो ये डिग्री वाले हैं आपके वेरी, मच, टू, क्वाइट, लिटिल, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये डिग्री बता रहे हैं आपके कितना, डिग्री क्या बताता है आपका कितना। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ, तो टोटल 7 थे ना ये, हाँ। एडवर्ब ऑफ रीजन, देखो एडवर्ब ऑफ रीजन शोज वाई। ठीक है, रीजन का मतलब क्या होता है, कारण, ये कारण बताता है आपको। आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, बिकॉज सिंस है ना, तो मैं नहीं आ पाया, मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं ठीक नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई डोंट लाइक हिम सिंस ही हैज़ चीटेड मैनी पीपल, मैं उसे पसंद नहीं करती या करता क्योंकि उसने बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, धोखा दिया है। तो सिंस का मतलब भी यहाँ पर कारण बताना होता है, बिकॉज के लिए भी हम सिंस भी यूज़ कर लेते हैं बिकॉज की जगह पर। रीज़न को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, सो, हैंस, देयरफॉर, ऑन, अकाउंट्स ऑफ और कॉन्सिक्वेंटली। तो कॉन्सिक्वेंटली भी आपका क्या बताते हैं, कारण बताते हैं। ठीक है, ऑन अकाउंट्स ऑफ यानी कि के कारण। अब देखो नेक्स्ट है आपका, लास्ट है ये वाला, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यानी कि स्वीकारात्मक। अफर्मेशन का मतलब होता है स्वीकारात्मक। देखो, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, जो दोस्त आपकी ज़रूरत के टाइम पे है वही अवश्य आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो देखो आई विल श्योरली रिपे द लोन, तो श्योरली देख रहे हो आप यहाँ पर, स्वीकारात्मक, स्वीकार हो रही है, हाँ बिल्कुल मैं एक जो है कर दूंगी, ये अफर्मेशन एकदम बिल्कुल, हाँ मैं पक्का कर दूंगी, ऐसे करके मैं आपका जो लोन है वो रीपे कर दूंगी श्योरली। तो श्योरली क्या है आपका, अफर्मेशन है आपका, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो कुछ कौन कौन से शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन को दर्शाते हैं, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, इंडीड और डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब हमने सारे पढ़ लिए, अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन। देखो ये सभी जो हमने पढ़, कितने थे, हाँ 7 ही तो थे, एक सेकेंड, हाँ सिंपल इन्होंने हमें 7 ही बताए थे यहाँ पर, हाँ टोटल 7 है। तो सिंपल एडवर्ब हमने कर ली, एडवर्ब कर ली, अब हम लोग करेंगे रिलेटिव एडवर्ब। आगे देख लेते हैं क्या दिखा रहे हैं ये। ओके ओके ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर ही इन्होंने, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो दिया है ना, सेकंड पार्ट इन्होंने दिया है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, इसमें ऐड किया हुआ है यहाँ पे, जैसे शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। निगेशन मतलब कुछ भी निषेधात्मक, कुछ भी मना कर देना। आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया। तो देखो निगेशन को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब निम्नलिखित हैं, नो, नॉट, नेवर। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है। अब हम देखेंगे दूसरे टाइप के एडवर्ब जो हैं आपके, अभी हमने सिंपल एडवर्ब देख लिए सारे जो भी थे, अब हम देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब में कौन कौन से आते हैं, देखो रिलेटिव एडवर्ब वाक्यों को जोड़ता है, अपने एंटीसीडेंट यानी कि पूर्व प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर बताता है। रिलेटिव एडवर्ब्स हैं कौन कौन से हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सभी आपके रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। कौन कौन से, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ठीक है, एग्जाम्पल है आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन। ठीक है, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है ना, इनका एडवर्ब की तरह हुआ है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये मत सोचना आप यहाँ पे कि भाई ये तो क्वेश्चन मार्क के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह हमने इनको बहुत तरीक़ों से यूज़ किया है, आपको पता है ये चीज़। तो यहाँ पर हम रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन।
ठीक है। तो ये जो आपके नाउन प्रोनाउन होते हैं उनसे पहले ये यूज़ हो जाते हैं आपके, ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब। जैसे कि ये बहुत ही सिंपल सी है चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है रिलेटिव एडवर्ब में, आप समझ ही गए होंगे। बस तीन ये व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये जो हम यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे देख रहे हो अपने एंटीसीडेंट की और रिलेटिव एडवर्ब संकेत करते हुए टाइम, प्लेस और रीजन, मैनर बताते हैं। तो ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होते हैं, ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं, ये आप देख लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से हैं। नाम से ही पता लग रहा है। देखो अब जो हमारे रिलेटिव एडवर्ब थे ना, वही हमारे क्या हैं यहाँ पर, हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब हैं। ये तो आपको नाम से पता लग गया होगा, प्रश्न वाले। वाई, वैन, वेयर, हाउ। जैसे कि वाई आर यू सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज क्यों हूँ, सरप्राइज्ड क्यों हूँ। वेयर हैज़ शी सीन मी, उसने मुझे कहाँ देखा। तो एडवर्ब कंपैरिजन। अब देख लेते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। ये सब बहुत सिंपल था, आप पढ़ के भी पता लगा सकते हो। इसको थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ मैं, एडवर्ब कंपैरिजन दिखा था ऊपर। क्या बोला है इसमें, एडजेक्टिव की भांति कुछ एडवर्ब भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एडवर्ब भी होते हैं जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में काम करते हैं, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव करते थे, जैसे कि हार्ड का हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको ये समझना है ये सभी क्या हैं, आपके एडवर्ब्स हैं, और ये भी आपकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में आ सकते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, ठीक है। केयरफुली, अब जो एल वाई वाले आ रहे हैं ना, उनके साथ आप क्या लगाओगे, आपको क्या सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो लास्ट में एल वाई वाले आपके एडवर्ब हैं उनके साथ आप मोर और मोस्ट लगाओगे। केयरफुली, मोर केयरफुली और मोस्ट केयरफुली। स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली। स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। तो आपको ये तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बता दिया था कि मोर जो होता है कंपैरेटिव होता है, मोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये हम लास्ट चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। सीक्वेंस वाइज ही आप हर चैप्टर को करना, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। देखो नेक्स्ट है आपका इल या बैडली। इल हो गया मतलब बैडली मतलब बुरा काफ़ी, तो बैडली आप देख रहे हो, बैडली को हम वर्स्ट बोलेंगे, यहाँ पर वर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। फोर्थ, फर्दर, फर्देस्ट, ठीक है। फोर्थ को हम क्या बोलेंगे, फर्दर, फर्देस्ट। फार, फार्दर, फारदेस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लेट की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है लास्ट भी हो सकती है और लेटेस्ट भी हो सकती है, ठीक है। लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक है। तो लेस की सुपरलेटिव होती है लीस्ट। मच, मोर, मोस्ट। वेल, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो ये जो है आपके यहाँ पर कन्वर्ट करके बताया हुआ है कंपैरिजन को और सुपरलेटिव को। देखो पोजीशन ऑफ एडवर्ब, अब हम देख लेते हैं एडवर्ब्स की पोजीशन क्या है। देखो एडवर्ब सदैव उस शब्द के निकट रखा जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। यदि एडवर्ब की पोजीशन को बदल दिया जाए, यानी कि एडवर्ब की पोजीशन को बदल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा जहाँ पर एडवर्ब आया है वो क्या करता है, वो उस शब्द को जिसके पहले एडवर्ब आ गया वो उसको क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है आपको, ठीक है। देखो ओनली शी सॉ माई ड्रेस, केवल उसने किसी, ओनली शी सॉ माई ड्रेस, केवल उसने किसी और ने नहीं, मतलब कि सिर्फ उसने मेरी ड्रेस देखी। इसका मतलब क्या है, सिर्फ उसने ही देखी, ओनली शी, सिर्फ उसने मेरी ड्रेस देखी, किसी और ने नहीं देखी। शी ओनली सॉ माई ड्रेस, तो देखिए सॉ के पहले आया, यानी कि उसने सिर्फ देखी, उसने मेरी ड्रेस सिर्फ देखी, यानी कि छुई नहीं, पकड़ी नहीं, उसने मेरी जो ड्रेस है सिर्फ देखी। तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ किसके पहले आ गया, सॉ के पहले। तो आप देख रहे हो वैसे ही शी सॉ ओनली माई ड्रेस, ठीक है, केवल मेरी। अब माई के पहले आ गया तो यानी कि केवल मेरी, यानी कि उसने ड्रेस जो देखी सिर्फ मेरी ड्रेस देखी, ना टीना की, ना मीना की, ना चीना की जो आसपास थी, सिर्फ मेरी ड्रेस देखी उसने, तो केवल मेरी ड्रेस देखी, ठीक है, किसी और की नहीं। तो नेक्स्ट है आपका शी सॉ माई ओनली ड्रेस, यानी कि ओनली ड्रेस क्या है, मतलब वो जो ड्रेस है एकमात्र ड्रेस है जो मेरे पास थी वो उसने देखी, ठीक है। जो मेरे पास एकमात्र ड्रेस थी, ओनली ड्रेस, उसने वो देखी। अब लास्ट में आ गया शी सॉ माई ड्रेस ओनली, केवल ड्रेस, पुस्तक या कुछ और नहीं, उसने सिर्फ मेरी ड्रेस देखी और कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने थर्ड वाले पे देखा था ना, शी सॉ ओनली माई ड्रेस, केवल मेरी ड्रेस देखी, किसी और की नहीं देखी।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि शी सॉ माई ड्रेस ओनली, यानी कि उसने सिर्फ मेरी किताब ही मेरी ड्रेस देखी और कुछ नहीं देखा। ठीक है, किसी और की नहीं देखी, इस वाले में ये आ रहा है, और यहाँ पे कुछ और नहीं देखा, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपका एडवर्ब है किस किस के साथ लग के कैसे, मतलब कि पहले शी के साथ लगा, नाउन के साथ तो कुछ और मतलब था, और वर्ब के साथ लगा तो कुछ और मतलब हो गया। तो ऐसे ही पूरा जो है सेंटेंस का मतलब बदल देता है ये। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसीलिए जब भी आप एग्जाम में देखते हो तो ओनली का यूज़ देखो कहाँ कैसे हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम कभी कभी ओनली कहीं भी लगा देते हैं, तो कहीं भी नहीं लगाना है, उसके सेंटेंस के हिसाब से लगाना है। वाक्य के आरंभ में, एट द बिगनिंग, जैसे कि देखो इंटेरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सदैव सेंटेंस के आरंभ में होता है। जो आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं ना, हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में आएंगे। व्हेन आर यू रिटर्निंग होम, आप घर कब लौट रहे हैं। सारे वाक्यों को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आरंभ में प्रयुक्त होता है। अगर पूरा वाक्य आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो आपका जो एडवर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे कि श्योरली आई विल टेक केयर ऑफ़ यू, बिल्कुल मैं आपकी जो है केयर करूँगा या करूँगी। देखो एम्फेसाइज, एम्फेसाइज के लिए एडवर्ब आरंभ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, एम्फेसाइज के लिए जो आपका एडवर्ब है वो आरंभ में प्रयुक्त होता है। जैसे कि देखो ऑफ इट गोज़, ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो ऑफ इट गोज़। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर बात पे बल दिया जा रहा है। ठीक है, ऑफ इट गोज़ और हेयर कम्स द चीफ गेस्ट, यानी कि यह बंद हो जाता है, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। और यहाँ पर बोल रहे हैं हेयर कम्स द चीफ गेस्ट, यहाँ मुख्य अतिथि आ रहे हैं, इस बात पे जोर दिया जा रहा है, इसलिए हेयर पहले लगा दिया और यहाँ पर ऑफ पहले लगा दिया। ठीक है, अगर जोर नहीं देना होता तो हम क्या बोलते, इट गोज़ ऑफ, वो बंद हो जाता है नॉर्मली, लेकिन हमने पहले लगाया है क्योंकि हम उसको एम्फेसाइज करना चाहते हैं, उस सेंटेंस पर बल दे रहे हैं। ठीक है, देखो दो वाक्यों में के मध्य, इन द मिडल, तो आपका जो इंटेरोगेटिव है, सॉरी आपका जो एडवर्ब है दो वाक्यों के मध्य में कब आएगा। देखो कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज नेवर, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, एवर, ओफन, सेल्डम, समटाइम्स, उन वर्ब से पहले प्रयुक्त होते हैं जिनको ये मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उन सभी वर्ब के पहले यूज़ होंगे। जैसे कि शी नेवर कम्स, शी नेवर कम्स हेयर, वो यहाँ कभी नहीं आती है, तो यहाँ पर कम्स जो है आपका वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। आई सेल्डम गो देयर, तो ये सभी जो है ना ऑलवेज, नेवर, ओवन, सॉरी एवर, ओफन, सेल्डम, समटाइम्स, ये जो है वर्ब के पहले आते हैं नॉर्मली, उसको चेंज करने के लिए। मैं कभी कभार ही वहाँ जाती हूँ, या जाता हूँ, आई सेल्डम गो देयर। जब सेंटेंसेज में ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा हो, सेंटेंस में आपके ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा हो, तो एडवर्ब जो है फ्रीक्वेंसी या डिग्री का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। देखो कैसे, ही विल नेवर कम हेयर, ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो ही विल नेवर कम हेयर। यहाँ पर देखो आई हैव सेल्डम गोन देयर, तो आप ये देखो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप देख रहे हो, आपका जो ये मेन वर्ब है आपका, और जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं, आपको पता ही है। तो आपका जो है जब एडवर्ब यूज़ होगा किसी सेंटेंस में, तो ये यहाँ पर ये बोला है कि जब ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा हो, जैसे कि विल, हैव, ये सब क्या हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अगर ये दे रखा है तो ये जो आपका जो आएंगे ना, आपका जो एडवर्ब आएगा वो आपके ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, बस ये बोला है, सिंपल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपका ये ऑक्सिलरी वर्ब है विल या हैव, और ये आपका मेन वर्ब है, और आपका जो एडवर्ब है वो कहाँ आएगा, बीच में। आई विल नेवर कम हेयर, आई हैव सेल्डम गोन देयर, ठीक है, मैं वहाँ पर कभी कभार ही जाती थी। ठीक है, कभी कभी ही जा चुकी हूँ, गई हूँ, है ना, मैं कभी कभार ही वहाँ पर गई हूँ, ये बनेगा सेंटेंस का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वैसे तो मैं आपको बीच बीच में सारे सेंटेंस की जो है वो हिंदी बता देती हूँ ट्रांसलेट करके, लेकिन कुछ सेंटेंस अगर छूट भी जाएँ तो आप गूगल ट्रांसलेट पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, वर्ब्स जैसे कि इज़, आई एम, आर, वॉज एंड वर, ये क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हो या हेल्पिंग वर्ब की तरह, इनका हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद ही किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके इज़, आई एम, आर, वॉज, वर है ना, इन जो एडवर्ब का यूज़ जो है ना हमेशा इनके बाद ही होता है, आपको ये देखना है। जैसे कि शी इज़ ऑलवेज हैप्पी, ठीक है, शी इज़ आई एम नेवर सैड, शी इज़ ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज स्वीट वॉइस। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर सिंपली क्या बोला है, इज़, आई एम, आर,
वॉज वर, ये जो है चाहे आपका मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा हो इनका या हेल्पिंग वर्ब की तरह, किसी भी परिस्थिति में इनके जो एडवर्ब है वो इनके बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। आप ये नहीं बोल सकते शी ऑलवेज इज़ हैप्पी, नहीं। आई नेवर एम सैड, नहीं। शी ऑलवेज इज़ प्रेज्ड, ऐसा नहीं होगा। उल्टा सीधा नहीं करना है आपको। आपको याद रखना है कि मेन वर्ब के बाद ही आपका हमेशा क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ही कम्स ऑफन एवरी संडे, प्लेस ऑफन बिफोर कम्स, ठीक है। ही ऑफन कम्स हेयर, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ऑफन है ना वो वर्ब के पहले आएगा। ही गोज यूजुअली, नहीं, ही यूजुअली गोज, तो यूजुअली जो है वो आपके किसके, वर्ब के पहले आएगा। ये हम ऊपर देख चुके हैं और मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये सेंटेंसेस जो है ना आपके जो खासकर प्रैक्टिस सेट है ना उसको बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस सेट को रिवाइज करो। आपको ये रूल्स बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। हाँ, ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है, ये ऐसे नहीं ऐसे बनेगा। ही यूजुअली गोज टू शॉप एवरी संडे, देखो यहाँ पे यूजुअली आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने ऊपर इसका रूल देखा है अभी। इज़, आई एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद ही आपके क्या आएंगे, एडवर्ब आएंगे, ऑलवेज वगैरह जो भी हैं आपके, ठीक है। और लेकिन ये वर्ब के पहले आएंगे, ये भी आपको याद रखना है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में हम लोगों को याद रखनी होती है और हमारे एक एक दो दो नंबर बन जाते हैं, दो दो तीन तीन चार चार नंबर हमारे इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को याद रखने से हमारे जो है बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं अगर हम याद नहीं रखते तो। वेरी और मच का प्रयोग में अंतर देखते हैं और समानता क्या है ये भी देख लेते हैं। वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी लकी, वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मच का जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में हम वेरी यूज़ करते हैं, मच यूज़ करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे कि मच बेटर, मच वाइजर, मच लकीयर, मच मोर ऑनेस्ट। तो ये जो है आपको देखना है, यहाँ पे मच का यूज़ हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। जैसे कि वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जैसे कि वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकीयर एट्सेट्रा, ठीक है। तो वेरी मच के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज़ करते हैं, आपको ये याद रखना है। वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकीयर, ठीक है। देखो, वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है, जैसे कि द वेरी बेस्ट। आप यहाँ पर देख रहे हो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो वेरी है हमारी पॉजिटिव डिग्री थी और कंपैरेटिव डिग्री क्या है आपका मच, लेकिन इन दोनों को हम साथ में यूज़ कर रहे हैं तो ये भैया बहनें बन गई हैं। अब दोनों मिलके क्या ले रही हैं, कंपैरेटिव डिग्री ले रही हैं ये, ठीक है। दोनों जब साथ में आ गई हैं वेरी और मच, ठीक है। वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है, जैसे कि द वेरी बेस्ट बॉय। देख रहे हो आप, हम जब एग्ज़ाम में इसको सेंटेंस को देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा कि ये तो बहुत सुपरलेटिव सेंटेंस बन चुका है, ठीक है, द वेरी बेस्ट बॉय। तो कहीं ना कहीं मुझे भी सच बताऊं तो मुझे भी पर्सनली ये सेंटेंस बहुत ही गड़बड़ लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। बट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने जो बताया है, वेरी या मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है, ये आपको याद रखना है। बेस्ट के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप मैरी या मच लगा सकते हो, मच बेस्ट, वेरी बेस्ट। हालांकि ये मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है क्योंकि जैसे मैं आज तक पढ़ती आई हूँ, लेकिन मुझे पहले भी जब मैंने इसको पढ़ा था तभी मुझे लगा था, लेकिन ये रूल है, हमें याद रखना होगा, ठीक है। ग्रामर का रूल हम चेंज नहीं कर सकते, जो है वो है। देखो, वेरी का प्रयोग, देखो हम अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाएगी, हम डेली रीडिंग करेंगे, लेकिन जब तक हमारी ग्रामर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आप देखो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स जो है ना बहुत अच्छे लोग जो है ना पढ़ने में इंग्लिश में वो लोग भी कर देते हैं। तो यही फ़ायदा होता है, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो इस बुक को पढ़ के, बार बार रिवाइज करके। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसके पहले होता है वेरी का प्रयोग। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी सरप्राइजिंग, वेरी एंटरटेनिंग। किंतु मच का जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है, मच सरप्राइज्ड, मच एडमायर्ड। तो आपको ये याद रखना है कि वेरी का यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है और मच का यूज़ आपका पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। देखो, वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता है, ठीक है। वेरी का जो यूज़ है पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता, किंतु निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस दिए हैं जहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी वेरी लगा सकते हैं, वेरी प्लीज्ड, वेरी लिमिटेड, वेरी डिलाइटेड। ये आपको याद रखने हैं एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, प्लीज्ड, लिमिटेड और डिलाइटेड। क्वाइट, बाकी आपको याद रखना है वेरी जो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ ही आता है। क्वाइट, पूरी तरह,
क्वाइट मतलब पूरी तरह, आई एम क्वाइट वेल, मैं पूरी तरह जो है स्वस्थ हूँ। लगभग, देखो क्वाइट को हम लगभग की तरह भी यूज़ करते हैं और पूरी तरह के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। योर आंसर्स आर क्वाइट राइट बट यू हैव मिस्ड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने लगभग के लिए भी यूज़ किया, पूरी तरह भी यूज़ किया क्वाइट का। नेक्स्ट है आपका फेयरली रेदर। फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली गुड, किंतु रेदर का प्रयोग होता है पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों के साथ होता है, जैसे कि रेदर बैड, रेदर डिफ़िकल्ट, रेदर वर्स, रेदर हॉटर। तो आप देख रहे हो रेदर का यूज़ जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी होता है, पॉजिटिव के साथ भी होता है। ऐसे ही फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने वर्ड सेंटेंस में फेयरली देख लिया तो उसके बाद आप देखना टू का यूज़ ना हो, बल्कि रेदर का होता है, ठीक है। रेदर के बाद टू का प्रयोग होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, रेदर के बाद होता है। जैसे फेयरली टू गुड कहना गलत है, रेदर टू बैड कहना बिल्कुल सही है, रेदर टू बैड, ठीक है। फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, जो प्लीजेंट एडजेक्टिव हैं, अच्छे, जो तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छे वाले एडजेक्टिव हैं, वो यूज़ होंगे फेयरली के बाद, क्योंकि फेयर का मतलब ही अच्छा होता है ना। चलो अब आगे देखते हैं और कुछ चीज़ें इसके बारे में। रेदर के बाद रेदर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स का, जैसे रेदर, रेदर विकेड, रेदर डिफ़िकल्ट, रेदर ट्रबलसम, रेदर डल, किंतु रेदर अम्यूजिंग, रेदर गुड, रेदर क्लेवर, रेदर प्रिटी, रेदर ब्यूटीफुल आप ये नहीं लगा सकते हो, तारीफ नहीं कर सकते हो रेदर के साथ, ठीक है। ज़्यादातर रेदर के साथ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स ही यूज़ होते हैं, कुछ नेगेटिव ही आएगा रेदर के साथ, जैसे कि, है ना, आपने देख लिया एग्जाम्पल। आगे देखते हैं टू। टू का अर्थ होता है ऑल्सो, ठीक है। आई टू वॉज इन्वाइटेड टू टी, मुझे भी चाय पे इन्वाइट किया गया था। तो एक तो हमने देखा है टू मतलब बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर हम टू का मतलब जान रहे हैं, टू मतलब भी, ठीक है। ऑल्सो, जैसे कि टू का अर्थ है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यकता से अधिक। तो टू का हम दो जगह यूज़ कर रहे हैं, एक तो हमने देखा ऑल्सो की जगह पे, एक टू मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास कुछ है। इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। टू का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, जो नेगेटिव आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, अनप्लीजेंट होते हैं, जैसे कि टू बैड, टू नॉटी, टू विकेड, टू फैट, टू डल, यानी कि नेगेटिव वर्ड्स के साथ इनका यूज़ होता है। ऐसे ही टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीज, टू हेल्दी कहना गलत है, ठीक है। तो टू नेगेटिव वर्ड्स के साथ ही यूज़ होता है यूजुअली। देखो आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, ये अर्थ में ठीक है। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू का अर्थ है मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, जितना नहीं होना चाहिए। इसका वाक्य का शुद्ध रूप होगा आई एम वेरी ग्लैड। तो आप समझ गए कि टू के बाद ग्लैड नहीं लगेगा, क्योंकि ग्लैड तो एक अच्छा शब्द हो गया, खुश होता है, खुश होना होता है ग्लैड का मतलब। लेकिन टू के बाद तो हम हमेशा नेगेटिव वर्ड लगाते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वेरी। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पर मैंने जब मैंने बहुत टाइम पहले इसका टेस्ट दिया था तो मैंने गलती की थी, मैंने वहाँ पर लिखा था आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, ऐसे कुछ लिखा था, तो मैंने उसको करेक्ट मान लिया था, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम एग्जाम में भूल जाते हैं और हमें लगता है नहीं सही तो है सेंटेंस। और ये बहुत अच्छे अच्छे जो इंग्लिश बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके साथ भी होता है, अगर वो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस ना करें, उनको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर ना हो तो, ठीक है। टू 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 के बाद के अर्थ के अनुसार प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। टू टू पर आधारित वाक्यों के बाद हम जो है, जैसे कि हम टू के बाद कब अच्छा एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जब वो टू के साथ टू भी हो। टू के साथ अगर टू भी आ रहा है ना, तो हम एक प्लीजेंट एडजेक्टिव यानी कि एक अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, ठीक है। ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट बी चीटेड। तो दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर सो इंटेलिजेंट, अगर यहाँ पर टू नहीं आ रहा है तो हम सो लगा देंगे यहाँ पे, सो इंटेलिजेंट। और अगर यहाँ पे टी ओ आ रहा है तो भी हम ये वाला टू यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब टू और टू दोनों साथ में आ जाएँ तो हम पॉजिटिव वर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये टू एडजेक्टिव, टू प्लस एडजेक्टिव। देखो ही इज़ टू टॉल, वह इतना ज़्यादा लंबा है जितना नहीं होना चाहिए। शी इज़ टू स्लिम,
वह उतनी पतली है जितनी नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ टू लगाया है ना, तो इसके मतलब ये है यहाँ पर उसको नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कोई, सॉरी नेगेटिव जो है आपको कमेंट कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही लंबा है यार, इतना नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ही पतली है, इतनी नहीं होनी चाहिए। तो आप नेगेटिव तरीके से उसकी जो है ये बात बोल रहे हो कि वो लंबा है, पतला है, या फिर इट इज़ टू कोल्ड, या वो बहुत ठंडा है जितना नहीं होना चाहिए। टू कोल्ड मतलब आप नेगेटिव बात बता रहे हो उसके बारे में, कुछ पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। वेरी प्लस एडजेक्टिव, देखो ही इज़ वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। शी इज़ वेरी स्लिम, वह बहुत दुबली पतली है। इट इज़ वेरी कोल्ड, ये सिंपली जो बात हम बोल रहे हैं इसका मतलब सिर्फ वही है, कुछ और नहीं है। पॉजिटिवली बोल रहे हैं, पॉजिटिवली है। अब आपको नेगेटिव लेना है तो आगे सेंटेंस में आप बात कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस का मतलब यही है। लेकिन टू लग गया तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी बात इसमें बताइए टू और वेरी के बीच में डिफरेंस। अब हम सो में देख लेते हैं क्या है। सो क्या है आपका, सो का प्रयोग वेरी के स्थान पर नहीं हो सकता। सो के बाद दैट का एवं टू के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सी जगह हम ये बोलते हैं ना आई एम सो ग्लैड, जैसे आई एम वेरी ग्लैड की जगह पे, तो लेकिन नहीं, वेरी के स्थान पर हम सो का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि देखो आई एम सो हैप्पी, नो, बहुत से लोगों को आपने बोलते हुए देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, टीवी पर भी देखा होगा, बट ये गलत है। आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज़ राइट, ठीक है, दिस इज़ करेक्ट। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सो के बाद अगर दैट आ गया, यानी कि सेंटेंस सो के बाद आगे बढ़ा है, तो हम वेरी वाली जगहों पर, यानी कि जहाँ पर हम वेरी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर हम सो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट आगे सेंटेंस में दैट भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इनफ। इनफ, इनफ एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इनफ जो है आपका एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी करता है। जब इनफ एडवर्ब का कार्य करता है तो इसका प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है। जब ये एडवर्ब का काम करेगा, क्या नाम है आपका, इनफ, तो ये क्या करेगा, इसका प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद होता है जिसके लिए वह प्रयुक्त हुआ हो। एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है जिसके लिए ये प्रयुक्त हुआ हो। समझ गए आप, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। इसका प्रयोग नाउन से पहले परंतु एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत बाद लगाया जाता है। जैसे कि शी इज़ वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें ये बोला है जो इनफ का यूज़ है ये नाउन से पहले होता है लेकिन एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत बाद लगाया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो एडजेक्टिव हो गया, ये सभी क्या हैं आपके, एडवर्ब हैं आपके, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो शी इज़ वाइज इनफ, शी इज़ इनफ, शी हैज़ इनफ मनी, ठीक है, टू बाय दैट कार। तो ये दो आपके जो है सेंटेंसेस है, इसका एग्जांपल दिया है। आप कैसे इनफ का यूज़ कर सकते हो, बेसिकली बस ये बोला है इसमें। शी इज़ वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन, शी हैज़ इनफ मनी टू, इनफ मनी, देख रहे हो आप, मनी क्या है आपका, नाउन है, तो नाउन से पहले आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पर आपका एडजेक्टिव के बाद आ गया है वाइज इनफ। तो यही इसमें बोला गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। इनफ के पहले हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। इनफ के पहले हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब की जो है पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, ठीक है। जैसे कि ही इज़ फास्टर इनफ नहीं होगा, ही इज़ फास्ट इनफ होगा, ठीक है, टू डिफीट यू, यहाँ पे ये जो है आपका गलत है। ही इज़ ब्रेवेस्ट इनफ, ठीक है, टू बी सेलेक्टेड फॉर NDA। तो इसमें भी यहाँ पर आप गलत देख सकते हो, क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा, ये जो है इनफ जो है, इनफ के पहले हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो यहाँ पर फास्टर नहीं आएगी, फास्ट आएगा। ही इज़ ब्रेव इनफ, ठीक है, ब्रेवेस्ट नहीं आएगा, ब्रेव इनफ आएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में याद रखनी होती हैं। सेंटेंस 1 में, पार्ट 1 में ये मैंने आपको बता दिया, ये आप पढ़ सकते हो। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर येट के बारे में। येट के बारे में क्या है यहाँ पर, येट का प्रयोग, ठीक है, येट का प्रयोग अब तक अर्थात बोलने के समय तक, अप टू द मोमेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग के अर्थ में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला है इसमें, देखो येट का जो प्रयोग है हम क्यों यूज़ करते हैं, अब तक, जब भी हम येट बोल रहे हैं यानी कि हम बोल रहे हैं नॉट येट, अब तक नहीं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। किसी ने हमसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया, तो हम बोलते हैं नॉट येट, यानी कि अब तक नहीं, अब तक नहीं हुआ। तो बोलने के समय तक, ठीक है, तो अप टू द मोमेंट,
टाइम ऑफ स्पीकिंग। जो हम अभी बात कर रहे हैं अब तक ये काम नहीं हुआ है तो हम येट यूज़ करेंगे। अर्थ में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद, ठीक है, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है। तो अगर वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ही हम येट का यूज़ करते हैं, नॉट येट। जैसे कि आप एग्जांपल देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या बोलना चाह रहा है आपका। येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव वाक्य में होता है, ना कि पास्ट टेंस में, ठीक है। जो येट का यूज़ है ना पास्ट टेंस में नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, द पोस्टमैन डिड नॉट कम येट, ये यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, अभी तक नहीं आया, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे द पोस्टमैन हैज़ नॉट कम येट। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही इसका यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है, किसका, नॉट येट का। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, डेंट द पोस्टमैन कम येट, नहीं, हम ये बोलेंगे हैज़ंट द पोस्टमैन कम येट। तो आपको ये याद रखना है, येट जो है आपका हैज़ हैव वाले सेंटेंसेस में यूज़ होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होता है बस। और ये सभी टेंसेस मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ। आई होप ये आप समझ गए होंगे। सभी वीडियोज़ आप सीक्वेंस वाइज देखना, आगे पीछे मत देखना। हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप देख सकते हो बीच बीच में। टू मच, मच टू, ठीक है। टू मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। टू मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, जैसे कि एंजाइटी, टेंशन, टायर्डनेस, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन से, ठीक है। और लेकिन मच टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जब हम मच टू यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, जैसे कि एंग्जियस और टेंस्ड और टायर्ड, ठीक है। ये सारे आपके नाउन थे, ये आपके एडजेक्टिव हैं। तो टू मच टू के बाद इनका यूज़ होता है, जैसे कि ही इज़ टू मच वरीड, नहीं, ही इज़ मच टू वरीड। तो आप देखो एग्जाम में आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये गलत सेंटेंस है, मच टू थोड़ी होता है, टू मच होता है, लेकिन ये सही है। क्यों, अगर आपके यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया है, ठीक है। वरीड क्या है, आपका एडजेक्टिव है, मच टू के बाद अगर वरीड है तो वो सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। जैसे एंजियस है, टेंस्ड है, टायर्ड है, वरीड है, तो वो आपका एडजेक्टिव है। जैसे कि आई हैव टू मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, यहाँ पर नाउन से पहले आया है आपका, ठीक है, यानी कि आपके अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, तो नाउन से पहले आ गया है तो टू मच यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव से पहले आया है तो मच टू यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सम रूल्स, कुछ और रूल्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जैसे कि रूल 1, एल्स के बाद बट का प्रयोग करें, रेदर, अदर, अदरवाइज के बाद देन का प्रयोग करें, ये आपको याद रखना है। एल्स के बाद बट का, रेदर, अदर, अदरवाइज के बाद देन का। देखो, आई वुड रेदर डाई दैन बैग, मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूँगा या करूँगी, इसका मतलब ये है। इट इज़ नथिंग एल्स दैन, देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, हमने क्या देखा अभी, एल्स के साथ बट यूज़ करना था हमें, यहाँ पर देन यूज़ कर लिया। इट इज़ नथिंग एल्स दैन शेयर फुलिशनेस, यूज़ बट, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग एल्स बट शेयर फुलिशनेस, ठीक है। ऐसे ही राहुल हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू वर्क हार्ड, तो यूज़ देन इन प्लेस ऑफ बट। तो रेदर के साथ हम क्या यूज़, यहाँ पर अदर, राहुल हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव देन टू वर्क हार्ड। हाँ, ये एग्ज़ाम में आपको बहुत याद रखना है। मैं भी, यहाँ तक कि मैं भी जो है इसमें कभी कभार क्या होता है, जल्दी जल्दी में जब मैं टिक कर रही होती हूँ तो मैं ये छोटी छोटी मिस्टेक कर देती हूँ पूरा सेंटेंस देखे बिना। तो देखो यहाँ पर क्या बोला, राहुल हैड नो अदर, यहाँ पर अदर आ गया ना, जहाँ पर अदर के बाद आपका क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए, बट नहीं आना चाहिए। नो अदर ऑल्टरनेटिव देन टू वर्क हार्ड, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, ये जो रूल्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। रोहित हैज़ नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज वाइफ, तो बट की जगह पे हम बट यूज़ करेंगे एक्सेप्ट की जगह पर। रोहित हैज़ नो वन एल्स, एल्स की जगह, एल्स के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, बट का। नो वन एल्स बट, नो वन एल्स टू टॉक बट हिज वाइफ, ठीक है, कोई नहीं है पर उसकी वाइफ है, ठीक है, या उसकी वाइफ के सिवा कोई नहीं है बात करने के लिए, ये भी बोल सकते हैं। तो सिवा के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, बट यूज़ करते हैं। तो एल्स आ गया तो बट आएगा, एक्सेप्ट नहीं आएगा, और अदर आ गया तो देन आएगा, बट नहीं आएगा, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 2, एडवर्ब्स सेल्डम, नाउ वेयर, नेवर, सॉरी नो वेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, नीदर, बेयरली, रेयरली के साथ नकारात्मक होते हैं। इनका मतलब, इनका अर्थ ही क्या होता है, नेगेटिव। इनका प्रयोग किसी दूसरे नकारात्मक शब्द के साथ ना करें। जैसे कि हम कई बार क्या करते हैं ना, सेल्डम, नाउ वेयर, नेवर,
नेवर के साथ तो नहीं करेंगे, नो वेयर के साथ भी नहीं करेंगे, सेल्डम के साथ नॉट का यूज़ कर देते हैं, तो ये गलत होता है। जैसे कि आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी। अब देखो हमने रेयरली बोल दिया और यहाँ पर नो बडी भी लगा दिया, तो दो नेगेटिव चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो आप बोलोगे आई रेयरली वेंट टू मीट एनी बडी, क्योंकि सेंटेंस जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी। देखो हार्डली भी बोल दिया, नथिंग भी बोल दिया, अरे यार दो चीज़ नेगेटिव नहीं आएगी, तो यही तो बोला है इसमें बार बार। तो हार्डली ऑलरेडी बोल दिया तो नथिंग नहीं आएगा, शी हार्डली नोज अबाउट मी बस। तो या फिर आप ये भी कह सकते हो ही शी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट मी, ये भी करेक्ट है। आई हार्डली नो समबडी इन द सिटी, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हो यहाँ पे आई हार्डली नो समबडी, नहीं होगा, आई हार्डली नोज एनीबडी इन द सिटी, ठीक है। तो हार्डली ये सब के साथ हम क्या लगाएंगे, एनीबडी लगाएंगे, ठीक है। आपको ये समबडी नहीं लगाना है, आपको ये भी याद रखना है। रेयरली हार्डली इनके साथ एनीबडी लगाना है आपको, एनीथिंग एनीबडी ऐसे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रूल 3, नेगेटिव शब्द सॉरी क्या हो गया, एक सेकेंड। नेगेटिव शब्द जैसे नॉट, नेवर का प्रयोग डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, टू और बोथ के बाद ना करें। कभी भी आप ये शब्द यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डिनाई हो गया, फॉरबिड हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, लेस्ट हो गया, टू हो गया और बोथ हो गया, इनके साथ कभी भी आप नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी इन सभी शब्द का मतलब तो होता ही नॉट है, लेकिन साथ में आप देख रहे हो बोथ हमेशा जो है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर नॉट यूज़ नहीं कर सकते आप। एग्जाम्पल देखते हैं। शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो डिनाइड कर दिया ना, शी डिनाइड दैट शी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, उसने डिनाई कर दिया, तो यहाँ पर नॉट हटा दो। जहाँ पर डिनाई वर्ड आ गया यहाँ पर उस सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। शी डिनाइड दैट शी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, ये आएगा। बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग एनीवेयर, देखो बोथ ऑफ अस आर गोइंग समवेयर, ये हो सकता है, लेकिन बोथ जिस सेंटेंस में बोथ आ गया वहाँ पे नॉट नहीं आएगा। बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। आप ये बोल सकते हो नीदर ऑफ अस इज़ गोइंग देयर, हम दोनों में से कोई भी वहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव ही बनाना है सेंटेंस तो आप नीदर ऑफ अस लगा सकते हो। अनलेस ही विल नॉट, देखो यहाँ पर अनलेस आ गया, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट क्यों लगा दिया फिर। तो अनलेस ही विल कम आई विल नॉट गो, ऐसे हो जाएगा। ये पहली बात तो पूरा सेंटेंस ही गलत है। अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कैसे बनता है ये स्ट्रक्चर। कभी भी किसी एक सेंटेंस में, सेम सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं आते हैं, ठीक है। दो फ्यूचर आपके सब जो है आपके सेंटेंस नहीं बनेंगे, एक ही बात हो रही है जहाँ पर, ठीक है। दो फ्यूचर वर्ब यूज़ नहीं होंगे, जैसे कि आप दो बार विल यूज़ नहीं कर सकते एक ही सेंटेंस में। अनलेस ही कम्स, तो आपका क्या बनेगा, इंडेफिनिट में बनेगा, अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो, ये आपका करेक्ट सिक्वेंस है। He did not deny that he was present at the scene of crime, तो आप देख रहे हो यहाँ पे he did not deny, उसने डिनाई नहीं किया, ये एक अलग चीज़ हो गई है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसने डिनाई नहीं किया कि वो प्रेजेंट थी वहाँ पे, इस बात से डिनाई नहीं किया, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये सेंटेंस यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि सेंटेंस बना कैसे है। रूल 4 में क्या है, एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब्स के साथ किया जा सकता है। एज का प्रयोग किसके साथ कर सकते हैं हम, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। जैसे कि एडवर्ब एज का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब्स के साथ ना करें। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज़, इनके साथ हम एज का यूज़ नहीं कर सकते, बट ऊपर वाले जो हमने देखे हैं रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, इनके साथ हम कर सकते हैं। जैसे आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, नहीं, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, ठीक है, ऐसे बोलेंगे हम। तो रिगार्ड के साथ तो हम एज लगाएंगे। बायोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं, बायोलॉजी हैज़ बीन, बायोलॉजी जो है आपका हैज़ बीन डिसाइड एज द स्टडी ऑफ, डिफाइन के बाद आपका एज आ जाएगा, डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। शी कंसिडर्ड मी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, शी कंसिडर्ड मी एज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो कंसिडर हमने देखा ना यहाँ पे, सॉरी ड्रॉप एज आफ्टर, तो यहाँ पर लगाया ही नहीं है एज, इसमें सेंटेंस में गड़बड़ है, सॉरी। शी कंसिडर्ड मी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास,
तो ये बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। उसने मुझे स्टूडेंट, क्लास का बेस्ट स्टूडेंट जो है वो कंसीडर किया। तो यहाँ पर एज है ही नहीं, तो हम हटाएं कहाँ से, ठीक है। तो द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, तो यहाँ पर आपका एज हट जाएगा, द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड, सिंपल ये आएगा। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज लेक्चरर, नहीं, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम लेक्चरर, ठीक है, सिंपली। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। ही थिंक्स हर अ फूल, एज नहीं आएगा, ही थिंक्स हर अ फूल, ये आएगा। तो आपको ना ये भी ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं ना, ये याद रखने कि इनके साथ एज का यूज़ नहीं होगा। नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, ठीक है। रूल 5, रूल 5 में क्या है, वाक्य की शुरुआत अगर एडवर्ब से हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें और फिर सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आपकी एडवर्ब से हो रही है तो उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने सेल्डम से यूज़ किया सेंटेंस, सेल्डम, हम ये नहीं बोलेंगे सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली, नहीं, हम किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, सेल्डम डज ही कम्स टू दिल्ली, ठीक है। तो अब आपको देखने में लग रहा होगा अरे ये तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस लग रहा है, बट नहीं, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये सिंपली बता रहा है कि मैं कभी कभार ही दिल्ली, ये सॉरी, सेल्डम ही डज ही कम्स टू दिल्ली, मतलब हो जाए कम टू दिल्ली हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ये है मैं कभी कभार, ये जो है कभी कभी दिल्ली आता है, बस। मैं अभी पता नहीं कितनी ज़्यादा, पता नहीं मेरी टंग को क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा वो हो गई है, क्या बोलते हैं, लड़खड़ा रही है, ठीक है, सॉरी इसके लिए। नेवर आई विल गो देयर, तो इसमें क्या बोला, नेवर आई विल गो देयर, तो ये एक इनकरेक्ट है, आप बोलोगे नेवर शैल आई गो देयर, ठीक है। तो शैल पहले आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कोई भी सेंटेंस की स्टार्ट अगर एडवर्ब से हो रही है, जैसे सेल्डम, नेवर, अब यहाँ पर नो सूनर आ जाएगा। नो सूनर देखा आपने, ये सेंटेंस बहुत बार बार आता है, तो नेवर शैल आई गो देयर, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है नो सूनर डिड शी, तो नो सूनर पहले आ गया ना, तो आपको याद रखना है सेंटेंस के पहले जो है आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिड। शी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद है हार्डली, हार्डली हैड, अब हार्डली भी आएगा, देखो हार्डली भी क्या है, मतलब ये सभी क्या है आपके एडवर्ब है, और कोई भी सेंटेंस आपका एडवर्ब से शुरू हो रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि हार्डली हैड शी रीच द स्टेशन वैन द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है। वो मुश्किल से ही स्टेशन, बहुत ही मुश्किल से स्टेशन पहुंची थी जब ट्रेन स्टेशन पे पहुंची, ठीक है। तो सो क्विकली रैन, यहाँ पर देखते हैं हम, करेक्ट सेंटेंस देखेंगे, हम इनकरेक्ट देखेंगे ही नहीं। सो क्विकली डिड शी रन दैट शी ओवरटूक हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो सो से शुरू हुआ है, सो क्या है आपका एडवर्ब है, तो ठीक है, सो क्विकली जो है आपका, ठीक है, सो क्विकली आपका एडवर्ब है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अब डिड यूज़ करेंगे, सीधा शी यूज़ नहीं करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। डिड शी रन दैट ओवरटूक हर फ्रेंड्स, ठीक है, दैट शी ओवरटूक हर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, हिज वाइफ कम्स हेयर एंड सो डज ही, ठीक है, हिज वाइफ कम्स हेयर, उसकी वाइफ यहाँ आती है, सो डज ही, सो क्या है आपका एडवर्ब है, तो सो के बाद डज आएगा, फिर ही आएगा। ऐसे ही डजंट नो एनी वन हेयर एंड नीदर डू आई, ना मैं जानता हूँ, नीदर डू आई, क्योंकि नीदर आपका एडवर्ब है, उसके बाद आपका डू आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, नहीं आ रही हैं तो बार बार रिपीट करके देखो, खुद भी बार बार पढ़ो उसको, तो अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और बार बार तो पढ़नी ही पड़ेगी, एक दो बार पढ़ के आप सोचोगे कि नहीं सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपटीशन का टाइम है, आपको चीज़ें बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी। देखो टू एंड एज वेल का प्रयोग, बिसाइड, टू एंड एज वेल का प्रयोग जो है बिसाइड्स, इन एडिशन टू, ऑल्सो, इन एडिशन टू और ऑल्सो के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ऑल्सो का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं करना चाहिए, कभी भी ऑल्सो का यूज़ वाक्य के अंत में नहीं करना चाहिए। शी फाउंड हर बैग एंड मनी टू, ठीक है। तो टू का यूज़ हमेशा ज़्यादातर सेंटेंस के लास्ट में होता है ना, टू या एज वेल का, लेकिन ऑल्सो का नहीं कर सकते हम। देखो रूल 7, सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ़ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ़ एनीथिंग का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, परंतु सेल्डम और एवर या लिटिल और एनीथिंग कहना गलत होगा, ठीक है।
ही सेल्डम और नेवर गोज टू सी मूवी। इसमें क्या बोला, ही सेल्डम और नेवर, ठीक है। तो आप सेल्डम के बाद सेल्डम और नेवर लगाएंगे, एवर नहीं लगाएंगे। लिटिल के साथ आप लिटिल और नथिंग लगाएंगे। लिटिल का मतलब यही होता है, लिटिल का मतलब ही होता है ना के बराबर, ठीक है। तो नथिंग लगाएंगे, लिटिल और नथिंग, क्योंकि आप लिटिल की जगह पे ही कुछ और बता रहे हो। सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार या कभी नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। तो आप सेल्डम के साथ नेवर यूज़ करेंगे। ही सेल्डम और नेवर गोज़ टू सी मूवीज़, ये आपको याद रखना है। सेल्डम के साथ नेवर लगाएंगे, सेल्डम को रिप्लेस करेगा नेवर, और ठीक है। और आप लिटिल को, एक सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली सिंपली ये बोला है, सेल्डम को रिप्लेस करेगा नेवर, एनीथिंग एवर नहीं करेगा। लिटिल को रिप्लेस करेगा आपका जो है ये नथिंग, ठीक है। लिटिल और नथिंग हो सकता है, लिटिल और एनीथिंग नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली ये बताया, ही सेल्डम और नेवर गोज टू सी मूवी, ठीक है। ये बोला है इसमें, ठीक है। ओके, अगर हाँ एवर यूज़ करना है तो इफ़ एवर लगा सकते हैं। देखो अब रूल 8 देख लेते हैं हम लोग फटाक से, क्योंकि ये लास्ट रूल है आई थिंक। तो देखो, वर्ब ऑफ सेंसेशन यानी कि टेस्ट, स्मेल। सेंसेशन मतलब हमारे सेंसेस जो चलते हैं, जैसे कि टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, सीम, साउंड एंड लुक। तो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन हमारे 5 इंद्रियों से संबंधित होते हैं, ठीक है। इनके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि आई लुक ऑनेस्ट, ठीक है। इनके बाद हम एडवर्ब का यूज़ नहीं करते हैं एडजेक्टिव के बाद, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल सा इसमें बोला हुआ है कि जो भी हमारे जो शब्द हैं, जो हमने देखा है, जो इंद्रियों से हमारे कनेक्टेड हैं, इनके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे कि आई लुक ऑनेस्ट, ये नहीं बोलोगे ऑनेस्टली। आई वर्क ऑनेस्टली, ये ऑर्डिनरी वर्ब हो गया, आई वर्क ऑनेस्टली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लुक नहीं है, वर्क है। आई वर्क ऑनेस्टली ठीक है, लेकिन लुक ऑनेस्ट, आई लुक ऑनेस्ट। आई फेल्ट बैड, क्योंकि यहाँ पर फील वर्ड है। ये सभी शब्द याद रखने पड़ेंगे। इनके साथ हमें हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ करना है बाद में, कभी भी इनके साथ एडवर्ब यूज़ नहीं करना है। आई सिंग बैडली, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, सीम, साउंड और लुक के साथ बाद में हम लोग हमेशा एडजेक्टिव का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक लास्ट रूल आपका बचा है, ये आपको देखना है। कुछ अन्य वर्ब्स जिनके साथ एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, वो कौन से हैं, जिनके बाद हम एडवर्ब का नहीं एडजेक्टिव का ही यूज़ कर सकते हैं। बी, बिकम, स्टे, रिमेन, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव। ये जो आपके वर्ब्स हैं, इनके बाद इनके साथ हमेशा हम एडजेक्टिव का ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बी, बिकम, स्टे, रिमेन, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक, प्रूव, ठीक है। इनको आप बार बार ऐसे ही, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, बार बार ऐसे ही बोल के याद करना है। ही गॉट एंग्री, ठीक है। तो वर्ब के बाद हमेशा, देखो गेट लिया था हमने, गेट के बाद हमारा जो है आपका एडजेक्टिव ही यूज़ होगा, ठीक है। बी, बिकम, स्टे, रिमेन, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक और प्रूव के साथ, ठीक है। हमेशा हम इनके बाद क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव। एडवर्ब कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। रूल 9, मेनली, मास्टरली, स्लोवनली, फ्रेंडली, माइजरली, निगर्डली, इसको निगर्डली बोल सकते हैं आप, निगर्डली, कावर्डली, स्कॉलरली, ऑर्डरली, जेंटलमैनली, सिकली, वीकली, मंथली एडजेक्टिव्स हैं। ly में अंत होने की वजह से हम इन्हें एडवर्ब मानने की भूल कर बैठते हैं। ये एडवर्ब नहीं है, ये सभी एडजेक्टिव हैं। इनको एडवर्ब बनना पड़ता है, ठीक है। ही बिहेव्ड फ्रेंडली नहीं आएगा, ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर आएगा, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़े हैं ना, मेनली, मास्टरली, स्लोवनली, फ्रेंडली, माइजरली, निगर्डली, कावर्डली, स्कॉलरली, ऑर्डरली, ये सभी जो हमने शब्द पढ़े हैं, इन सभी के बाद ये जो हैं आपके क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो इनको एडवर्ब बनाना पड़ता है हमें। ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, ठीक है। तो ये शब्द जो हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, बार बार ये जो हम इंपॉर्टेंट जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, डार्क जो आपके ये, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, एक मिनट, ये सब जितने भी डार्क में दिए होते हैं ना शब्द, इनको ना आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ये चैप्टर करने के बाद आपको स्पॉटिंग द एरर वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं सोच रही हूँ अब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूँगी चैप्टर वाइज, सो दैट आप लोगों की रिवीजन भी हो जाए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।